चौंकाने वाले नतीजों के साथ देश में 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब साफ हो चुकी है और बीजेपी खुद तो इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई, लेकिन एनडीए के तौर पर बहुमत का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास काफी है। हालांकि इस बार बदलाव यह होगा कि मोदी 3.0 में सरकार इस बार सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे चलेगी। वहीं सहारे की सरकार चलाना बीजेपी और मोदी के लिए टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है, क्योंकि मोदी 2.0 में जिन मुद्दों के सहारे हवा बनाकर बीजेपी चुनाव में उतरी थी, मोदी 3.0 में उन्हें सहयोगियों के सहारे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल होने वाला है। इनमें वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल है। इन्हें भाजपा के संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने परिसीमन का काम चुनावों के बाद शुरू करने का वादा किया था। इन मुद्दों को लेकर अब कहा जा रहा है कि इन्हें लागू करने को लेकर आने वाले समय में बीजेपी की सहयोगियों के साथ खटपट हो सकती है। एक तरफ सरकार बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों ने बैठक की है, दूसरी तरफ टीडीपी ने बीजेपी को लिस्ट भी सौंप दी है। इस तरह की खबरें हैं। बीजेपी को इस बार तीसरी बार सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सहयोगियों की जरूरत होगी। 272 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे की जरूरत है। दोनों को साधने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन दोनों का साथ इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। टीडीपी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर, रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कृषि, जल शक्ति, आईटी एंड कम्युनिकेशंस, एजुकेशन, फाइनेंस समेत 5-6 कैबिनेट और राज्य मंत्री के पदों की डिमांड की है। वहीं जेडीयू ने भी स्पीकर के पद की मांग के साथ कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व मांगा है। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि दोनों दलों की डिमांड लिस्ट आ गई है और इस पर फैसला बीजेपी के नेतृत्व को अब लेना है। बीजेपी नेतृत्व की भी कुछ आशंकाएं और मांगे हैं और अब तक हुए बैठकों के दौर में जाहिर सी बात है उन पर कुछ चर्चा तो जरूर हुई होगी। देखिए, अभी की तस्वीर अलग है, लेकिन पहले की तस्वीर अलग थी। नायडू और नीतीश के साथ बीजेपी के रिश्ते इतने सहज रहे नहीं हैं जितने अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि सरकार बनानी है तो दोनों को साधना होगा, दोनों को साथ रखना होगा और बीजेपी का नेतृत्व इसमें माहिर है। हालांकि दोनों दलों का साथ बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जरूरत के वक्त अगर किसी मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के साथ असहमति जताई तो ये समर्थन की समीक्षा करने में भी संकोच नहीं करेंगे। इसका ट्रेलर बीजेपी 2018 में देख चुकी है, जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर टीडीपी ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया था। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी तक बता दिया था। 2018 में टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की तुलना भ्रष्ट राजनीतिज्ञ से की थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जब टीडीपी ने दोबारा से बीजेपी के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की तो बीजेपी ने एनडीए में वापसी को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। बाद में जब इस साल फरवरी में जेल से रिहा होने के बाद नायडू ने अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक मीटिंग की थी, उसके बाद रिश्ते सामान्य हुए थे। वहीं बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने सबसे पहले 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। हालांकि बाद में उन्होंने एनडीए में वापसी कर ली थी, लेकिन 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद उन्होंने फिर से बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और जाति जनगणना का दांव खेलकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी थी। हालांकि बाद में आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर फिर से एनडीए में नीतीश कुमार ने वापसी कर ली थी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी पर नीतीश कुमार हर बार भारी पड़े हैं। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते आए हैं। वो अपनी कीमत बखूबी जानते हैं। आप उन्हें भले ही पलटू कुमार कहें, पलटू राम कहें, तमाम चीजें बिहार की राजनीति में उनको कहा जाता है, लेकिन सियासी गणित में किंग मेकर की भूमिका में वो एक बार फिर से आ गए हैं और ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन सरकार का मतलब यह होगा कि सुधारों के साथ साथ वैचारिक मोर्चे पर भी बीजेपी की कई पसंदीदा परियोजनाएं एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। यह भी हो सकता है कि बीजेपी के लिए अगले 5 साल केवल गठबंधन के सहयोगियों को मनाने में ही बीत जाए। देखिए, टीडीपी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना वीटो लगा सकती है। बीजेपी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी वन नेशन वन इलेक्शन योजना को लेकर खूब रिपोर्ट्स जारी की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया गया। सूत्र बताते हैं कि मोदी खुद इस योजना पर नजर रख रहे थे। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में टीडीपी इस योजना पर अपनी तरफ से वीटो लगा सकती है।
बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन इस बार नीतीश का इसे लेकर क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं एक देश एक चुनाव का प्रावधान लाने के लिए भी 20 सितंबर 2023 को अमित शाह ने कहा था कि परिसीमन का काम 2024 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद शुरू होगा। वहीं सबसे अहम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी बीजेपी को अपने पैर खींचने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। बीजेपी की तैयारी इसे पूरे देश में लागू करने की थी। लॉ कमीशन इस पर काम कर रहा था। कमीशन ने इस पर आम लोगों से सुझाव भी मांगे थे, जिस पर 7.5 लाख लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। गृहमंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो अगले 5 साल के कार्यकाल में सरकार देश भर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करेगी। लेकिन नई लोकसभा में जो संभावित समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए बीजेपी इस योजना को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की लिस्ट से शायद कुछ देर के लिए पीछे कर सकती है, हटा सकती है। इसके अलावा परिसीमन प्रक्रिया और जनगणना का काम भी बाकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान विधेयक 2023 जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला बिल, उसको भी संसद से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन ये तभी लागू हो पाएगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीजेपी ने 2029 तक महिला आरक्षण को लागू करने का वादा किया है, लेकिन टीडीपी के रुख को देखते हुए लगता है कि बीजेपी को 2026 में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर अपना रुख बदलने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित समय अवधि में पूरी की जाएगी। देखिए, टीडीपी और जेडीयू दोनों की निगाहें लोकसभा के स्पीकर के पद पर है। सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों ने पहले ही बीजेपी नेतृत्व को संकेत दे दिया है कि स्पीकर का पद गठबंधन सहयोगियों को दिया जाना चाहिए। इससे पहले 1990 के दशक के अंत में जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तब टीडीपी के जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों दल बीजेपी की फितरत को जानते हैं, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि दोनों सहयोगियों ने यह कदम भविष्य में किसी भी ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए उठाया है। हालांकि देखिए, एनडीए की बैठकों का दौर चल रहा है और अभी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों ही दलों ने लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर अपनी बात रखी है या नहीं रखी है। लोकसभा अध्यक्ष का पद आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद पारंपरिक रूप से विपक्षी दलों के पास होता है। हालांकि देखिए, लोकसभा के इतिहास में पहली बार 17वीं लोकसभा बिना उपाध्यक्ष चुने ही खत्म हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।